गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विकास कुमार फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ नरेशन चैप्टर। होप टेंस जो आपको बताया गया और उसके ऊपर जो वर्कआउट आपसे करवाया गया वो आपको समझ में आया हो। हाँ, फर्दर आपको उस पर कंटिन्यू वर्कआउट करते रहना है। ऐसा नहीं कि मैं अब नरेशन शुरू कर रहा हूँ तो आप टेंस को फिर वापस छोड़ देंगे और वापस नरेशन से कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं। आपको जब भी टाइम मिले तो टेंस का बैकअप लेके चलेंगे, वापस नरेशन भी पढ़ रहे हैं आप, इस पे बैकअप मैं कराते रहूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको आगे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फ्रेंड्स, एक चीज कहना था कि आज जो रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन का, ये कॉमन एरर्स सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा। दैट मीन्स नरेशन से रिलेटेड जो भी कॉमन एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो या एसएससी में एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा 4 मार्क्स का, और बैंक में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको मिलना है 1 मार्क्स का। ये जो रूल्स है ये काफी समराइज्ड है, ये काफी आप कह सकते हैं शॉर्टकट। हालांकि शॉर्टकट कुछ कह के कुछ होता नहीं है, ये समराइज्ड रूल है नरेशन का। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नरेशन में वो सारी चीजें ही देखनी है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वही सारा चीज अभी आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, जो चीज आपको समझाया जाए आपको वो चीज समझना है। इससे पहले भी आप नरेशन बहुत बार पढ़े होंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व किया होगा, लेकिन आज जो मैं वे बताऊंगा आपको वो बहुतों से डिफरेंट है। यू कैन से इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ये कम्प्लीटली पूरा डिफरेंट तरीका होगा। तो कोशिश ये करेंगे कि आप इसको समझें और बेहतर समझें। समझने के बाद फिर इस पे वर्कआउट करें। किसी भी राइटर्स के बुक को आप ले सकते हैं जिसमें कॉमन एरर्स दिया हो नरेशन से रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आपको लगेगा कि ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सॉल्व होता भी जा रहा है। चलिए, एक चीज और कि आप वीडियो देखें, देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। टाइटल है नरेशन और यहाँ लिखा गया कॉमन एरर्स, मतलब ये रूल्स आपको हेल्पफुल होंगे सिर्फ कॉमन एरर्स सॉल्व करने में, ठीक है। पहला रूल है भी टू दैट। अगर मेरा सेंटेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म में शुरू हो रहा हो, जैसा कि आपको टेंस में भी समझाया गया था कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में सेंटेंस शुरू हो तो वो पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ दैट जुड़ जाए आगे तो वो नरेशन में चेंज हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है अब कि V2 में सेंटेंस शुरू हो और आगे दैट आ जाए तो मेरा सेंटेंस नरेशन होगा। तो V2 और दैट में सेंटेंस शुरू हो और आगे फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म गलत होगा। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस V2 को हैड V3 में चेंज कर लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। गौर कीजिए, टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, आगे लिखा दैट तो दैट भी आया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा नरेशन का सेंटेंस हो गया, ठीक है। और V2 दैट आ गया तो ध्यान क्या रखना है कि आगे कहीं भी V2 नहीं आना चाहिए। गौर करके देखिए क्या लिखा, टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड। हेल्प मतलब क्या हो गया, V2, और जब V2 दैट के बाद आगे V2 आए तो वो क्या होना है, गलत। इसे सही कैसे करेंगे, हमें इसे हैड V3 में चेंज करना है। तो हम हैड को, हेल्प को किस में चेंज करेंगे, हैड हेल्प में। मेरा सेंटेंस सही हो गया। आपको एग्जाम में बस ये 2 चीज लिखा मिले तो सेंटेंस में आगे क्या चेक करना है, आपको सिर्फ वर्ब देखना है सेकंड फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो हैड V3 होगा, और हैड V3 लिखा मिले तो सेंटेंस डायरेक्ट नो एरर ले लेना है, क्योंकि आगे कुछ गलती होता ही नहीं है। नेक्स्ट, इसको फिर से समझ लीजिए कि सेंटेंस V2 और दैट में शुरू हो तो आगे V2 आए गलत होगा, इस V2 को हैड V3 में चेंज कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, किसी भी सेंटेंस में आस्क्ड लिखा मिले, ठीक है। जब सेंटेंस शुरू हो और उसमें आस्क्ड लिखा मिले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके आगे दैट नहीं आना चाहिए। और एग्जाम में आपको अक्सर आस्क्ड के बाद दैट लिखा मिलेगा। जैसे देखिए, आस्क्ड के बाद दैट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इफ या वेदर। इफ या वेदर में से कुछ भी आ सकता है। और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, सब्जेक्ट, कि इसके बाद सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आना चाहिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप काफी इंपॉर्टेंट है, वो होना ही चाहिए। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, ये जब सेंटेंस शुरू हुआ तो इस सेंटेंस में आस्क्ड का यूज किया गया। आगे पढ़ते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट। देखिए, आस्क्ड के बाद दैट आए तो क्या किया गया, गलत किया गया। यहाँ दैट आया, दैट को हटा लेंगे। दैट की जगह क्या होना चाहिए था, या तो इफ या तो वेदर। इसे हटाकर क्या लिखेंगे, इफ या वेदर लगा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान क्या रखना है कि इफ या वेदर के बाद भी हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट आना चाहिए। तो गौर कीजिए, यहाँ दे सब्जेक्ट का यूज किया, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हैड,
हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया और आगे फुल स्टॉप आना चाहिए। तो देखिए आगे फुल स्टॉप का भी यूज किया, मतलब अब मेरा सेंटेंस पूरा सही हो गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी सेंटेंस, ये आस्ट का दूसरा रूल है कि किसी भी सेंटेंस में आस्ट लिखा मिले तो आगे दैट गलत होता है। तो यहाँ देखिए दैट लिखा, दैट हटा लेंगे, दैट गलत होगा। आस्ट के बाद दैट हमेशा गलत होता है। सही क्या होगा? या तो इफ, या तो वेदर, या तो WH फैमिली। WH फैमिली कहने का मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, व्हिच और whom। दैट मीन्स W और S से शुरू होने वाले जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग WH फैमिली के कैटेगरी में रखते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि आस्ट के बाद दैट नहीं आना चाहिए, या तो इफ आएगा, या तो वेदर आएगा, या तो WH फैमिली आएगा। और WH फैमिली के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, जैसा पहले वाले रूल में था सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, जैसा पहले वाले रूल में था हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, जैसा पहले वाले रूल में था फुल स्टॉप आना चाहिए। सेंटेंस में फिर मैं बता रहा हूँ, कुछ भी लिखा हो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 3-4 पॉइंट्स बताया जा रहा है आपको बस ये ढूंढना है। अगर ये है तो सेंटेंस सही है, नहीं है तो गलती वहीं पे है। जैसे देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, देखिए आस्क लिखा मिला, आगे क्या है? दैट नहीं आना चाहिए, चलिए दैट नहीं लिखा, WH फैमिली, तो WH मिल गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट। देखिए यहाँ क्या लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, यहाँ क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट कहाँ आ गया? बाद में। सेंटेंस गलत हो गया। रूल फिर से समझिए, आस्क बोला तो आस्क लिखा मिला, फिर आगे सेंटेंस में क्या आना था? WH फैमिली, तो WH फैमिली भी मिला। और इसके बाद क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट। और यहाँ इसके बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस गलत हो गया। इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट मीन्स दे यहाँ आएगा हैड की जगह पर, हैड दे की जगह पर आएगा और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी होता है, सो भी लिखा गया है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट। गौर कीजिए, आस्क का यूज किया, आगे क्या नहीं आना चाहिए था? दैट। और यहाँ क्या लिखा? दैट। इस दैट को आप हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर आगे भी आपको मैच करना था कि आस्क के बाद क्या आएगा? WH, तो WH लिखा मिला। इसका क्या आना था? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी है। और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप भी है। मतलब अभी मेरा सेंटेंस कंप्लीट सही हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वांट टू नो, वांट्स टू नो या वांटेड टू नो। वांट टू नो का मतलब जानना चाहता है, वांटेड टू नो मतलब जानना चाहता था। ठीक है, तो जब भी मेरे सेंटेंस में ये एक्सप्रेशन लिखा मिले तो आपको बस एक चीज ही चेक करना है। बाकी सेंटेंस में फर्दर क्या लिखा हुआ है पहले या बाद में हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज क्या चेक करना है कि इसके बाद दैट का यूज नहीं होना चाहिए। अगर वांट टू नो के बाद कहीं भी दैट का यूज कर रहा है तो वो दैट हमेशा ही गलत होगा। उस दैट को हटाएंगे और उसकी जगह या तो इफ या तो वेदर को रिप्लेस कर लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में द टीचर वांटेड टू नो दैट। देखिए वांटेड टू नो लिखा, तो वांटेड टू नो के बाद क्या बताया गया कि दैट का यूज गलत होता है। यहाँ से दैट हटा लीजिए। सही करने के लिए क्या करेंगे? इफ या वेदर का यूज कर लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। यहां तक आए समझ में? अगर ना समझ में आए तो इसे वापस आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। V2 ये मोस्ट कॉमन रूल है जो आपको टेंस में मैंने बताया था, और बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो ध्यान इसमें वही रखना है कि जब कोई सेंटेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म में शुरू हो रहा हो और सेंटेंस में आगे V1 या V5 आ जाए। V2 मतलब पास्ट टेंस, V1 V5 मतलब प्रेजेंट टेंस। तो जब मेरा सेंटेंस V2 में शुरू हो तो आगे V1 V5 प्रेजेंट टेंस गलत होगा। इस V1 या V5 को वापस किस में चेंज करना होगा? V2 में, तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है द टीचर टोल्ड मी दैट। टोल्ड मतलब क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब हम सेंटेंस में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा मे। मे कहने का मतलब क्या हुआ? V1, ये हो गया मेरा गलत। हम इस मे को क्या करेंगे? V2 में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो गया। सही सेंटेंस क्या बनेगा? माई टीचर टोल्ड मी दैट आई माइट विन द रेस, ये हो गया मेरा सही सेंटेंस। लास्ट रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ। ये भी आप टेंस में पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ में हम लोग नो चेंज करते हैं। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ के फॉर्म में लिखा हो,
ठीक है, भले ही वो सेंटेंस नरेशन का ही क्यों ना हो, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, वो जनरली प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में ही बना रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सारे रूल्स आपको अभी बताए गए, ये सारे के सारे काफी समराइज्ड रूल है नरेशन के, और जो पॉइंट्स बताया गया आपको, अगर अपने क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट्स दिखते हैं तो फर्दर जो पॉइंट्स आपको चेक करना है, आपको बस वही चीज देखना है सेंटेंस में। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हो सकता है फिर आपको कंफ्यूजन हो कि गलती कहाँ लेना है, लेकिन जो पॉइंट्स आपको बताए गए आपको सारा का सारा वही पॉइंट्स को चेकआउट करना है सेंटेंस में, और एरर्स हमेशा ही आपको वही मिलना है। अगर आप फर्दर कंफ्यूजन में आते हैं कि हाँ एरर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, तो फिर समझ लिए कि वो क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलत हो जाए। तो ये तो हो गया शॉर्टकट रूल, समराइज्ड रूल नरेशन के कॉमन एरर्स का। ये तब आपको और समझ में आएगा जब आप इस पे वर्कआउट करेंगे, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये अभी आपको बताया गया। इसके बाद आप क्या करें, किसी भी एक प्रैक्टिस बुक से, किसी भी राइटर्स के बुक से आप नरेशन के कॉमन एरर चैप्टर्स को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। हाँ, अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को वापस दोबारा देखिए, पूरा देखिए, और फिर वापस उस चैप्टर को बनाइए, जरूर समझ में आएगा। ऐसे मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स खुद लेकर आऊँगा, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करना कितना आसान होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।